Good morning, student, and welcome in Business Studies class of 30 November 2020. And as I said to everyone that I will make a video for formation of a company, and I will share it on Monday. So I am preparing it. So here is formation of company. Formation of company means कि how does company form, यानी कंपनी को हम लोग कैसे बनाते हैं. This is चैप्टर 2 और इसमें हम लोग कंपनी का जो है सारा पढ़ चुके हैं. अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ओके, दिस वन द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द रिक्वायर्ड फ्रॉम द टाइम अ बिजनेस आइडिया ओरिजिनेट्स टू द टाइम अ कंपनी इज लीगली रेडी टू कमेंस बिजनेस आर रेफर्ड टू एज अ स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. यानी अगर किसी के दिमाग में, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कोई आइडिया आता है और आइडिया से लेकर कंपनी का शुरू हो जाना का ये जो स्टेजेस है, इसको हम लोग तरह तरह डिफरेंट स्टेजेस में बांट देते हैं. इसी को हम लोग कहते हैं स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ये आपको देखिए स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कि जब से आपके दिमाग में आइडिया आया और तब से लेके आपने प्लांट बनाया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया और काम शुरू किया, तब तक का जो डिफरेंट स्टेज है उसको हम लोग स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कहेंगे. टू फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रोसेस वन कैन डिवाइड फॉर्मेलिटीज़, यानी कंपनी को शुरू करने के लिए जो फॉर्मेलिटी है उसको हम लोग डिफरेंट स्टेजेस में बांट देते हैं और इस स्टेजेस का नाम रखा गया है. पहला प्रमोशन है, देखिए, दूसरा इनकॉर्पोरेशन और तीसरा है सब्सक्रिप्शन स्टेज. प्रमोशन का मतलब होता है प्रमोट करना, यानी आइडिया को लोगों तक पहुंचाना. प्रमोशन यानी लोगों तक प्रमोट करना, लोगों की जागृति में डालना ताकि वो उसके लिए आकर्षित हों, उस बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, इसको कहेंगे प्रमोशन. देन इनकॉर्पोरेशन है. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, यानी कंपनी को आप लीगली फॉर्म कर लिए, यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कंपनी बनाने के लिए वो सारे इकट्ठा कर लिया और उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आपने रजिस्टर्ड करा लिया. दिस इज इनकॉर्पोरेशन. एंड थर्ड है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, यानी आपने कैपिटल जो है इकट्ठा कर लिया. सब्सक्रिप्शन मतलब पब्लिक से पैसा ले लिया. और फिर से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चौथा है, जो कि हम लोग बिजनेस शुरू करने के लिए हम लोग चौथा है स्टेज, इसमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ओके, तो चलिए प्रमोशन से आप शुरू करते हैं. प्रमोशन पहला स्टेज है. द टर्म प्रमोशन रेफर्स टू द प्रिलिमिनरी स्टेप्स टेकन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. द पर्सन हु डज द वर्क ऑफ प्रमोशन इज नोन एज प्रोमोटर, यानी कि जो प्रमोशन का काम करता है उसको हम लोग प्रोमोटर बोलते हैं. और he conceives the idea of business and takes initiative to form the company. कंपनी बनाने की शुरुआत करता है वही. जैसे प्रोमोटर कैन बी अ कंपनी, एक प्रोमोटर एक कंपनी भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, एक एसोसिएशन यानी ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, और एक ही व्यक्ति भी हो सकता है. एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, JRD टाटा वॉज द प्रोमोटर ऑफ टाटा ग्रुप. तो JRD टाटा नाम इनका है. टाटा ग्रुप का जो फाउंडर है JRD टाटा, उन्होंने टाटा ग्रुप का जो है रचना की, बनाया, और तो ही इज़ नोन एज प्रोमोटर ऑफ टाटा ग्रुप. अब आइए प्रोमोटर. प्रमोशन में ही जो वर्ड है प्रोमोटर इंडिकेट्स इंडिविजुअल हु promotes the idea of the company and begins it. A promoter is a one who undertakes to form company with reference to given a project. He conceives a business opportunity, analyzes its prospects, and brings together the men, materials, machinery, managerial abilities, and financial resources, and sets the organizations going. यानी कि वो सारा चीज़ इकट्ठा करता है, सारे के बीच में कोऑर्डिनेट करता है और बिजनेस को शुरू करता है. तो प्रमोशन हो गया. अब आइए कि स्टेप्स इन प्रमोशन और फंक्शन ऑफ ए प्रोमोटर, यानी कि प्रमोशन में क्या क्या काम होता है, इसको हम लोग देखेंगे कि प्रमोशन के जो प्रोमोटर आदमी होता है वो क्या क्या करता है. तो देखिए इसमें क्या क्या है. नंबर 1 है डिस्कवरी ऑफ अ बिजनेस आइडिया, यानी कि बिजनेस आइडिया को
डिस्कवर करता है कि किस चीज़ का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, और इसमें प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, किस एरिया में है। दूसरा है फिजिबिलिटी स्टडीज़। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी को शुरू करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसका अवेलेबिलिटी ठीक ढंग से होगा या नहीं होगा, उसको करना, यही फिजिबिलिटी स्टडीज़ है। हैविंग आइडेंटिफाइड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द प्रोमोटर कंडक्ट्स ए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिजनेस आइडिया, यानी कि पूरा उसको डिटेल में उसको इन्वेस्टिगेट करता है बिजनेस आइडिया को। He has to see whether the idea is technically or financially and economically feasible or not, मतलब कि करने योग्य है या नहीं। केवल आइडिया में ही तो नहीं है कि आइडिया में पॉसिबल है और जो है रियल ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है। तो बोलता है वो है कि नहीं, वो करने योग्य या होने योग्य है या नहीं। तो उसमें देखिए फिजिबिलिटी स्टडीज़ में सबसे पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी टेक्निकल फिजिबिलिटी, सम टाइम एन आइडिया मे बी गुड बट टेक्निकली नॉट पॉसिबल टू execute. It may be so business the required raw material or technology is not easily available, मतलब कि वो टेक्निकली अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ पे वो सब रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो कहाँ से आएगा, फिर उसको किस प्रकार हम लोग लाएंगे। तो ये सारा चीज़ें जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होता है एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर फंड्स, द प्रोमोटर्स हैव टू एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द आइडेंटिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इफ द रिक्वायर्ड outlay for the project is so large that it cannot be easily arranged within the available means, the project has to be given up, यानी कि उसको देखना पड़ेगा कि वो पैसे से ये संभव है कि नहीं, इतना पैसा हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जितना बड़ा बिजनेस आइडिया होगा उतना ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी, तो उतना पैसा आएगा कहाँ से आएगा, कितने टाइम में आएगा। तो ये सारा चीज़ें का जो स्टडी फाइनेंस से रिलेटेड है इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। समटाइम्स इट सो हैपन दैट प्रोजेक्ट इज टेक्निकली वायबल एंड फाइनेंशियली फिजिकल, बोलता है कभी कभी दोनों टेक्निकली वायबल भी हो सकता है, फाइनेंशियल फिजिकल हो सकता है, बट द चांस ऑफ इट्स बीइंग प्रॉफिटेबल इज़ वेरी लिटिल, यानी कि ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा ये बहुत कम होगा, वेरी लिटिल। इन सच केसेस एज वेल एज द आइडिया इन वे आइडिया में हैव टू बी अबंडन। तो ऐसे में हमको अगर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं है, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वेयर की टेक्निकली फिजिबल हो या फाइनेंशियल फिजिबल हो, दोनों फिजिबल होने से भी अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो हम लोग को अबंडन करना पड़ेगा, यानी त्याग देना पड़ेगा उसको। तो दिस इज फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट है नंबर 3, आइए नेम अप्रूवल। द प्रोमोटर सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट नेम फॉर द कंपनी विच शुड नॉट बी रिजेंबल टू द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड सो एनी रिलेशन विथ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि उसको आप ऐसा नाम चाहिए जो कि करंटली किसी बिजनेस इंटरप्राइजेज से के समान उस तरह का नाम न हो और किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो है से संबंध न स्थापित करे, ऐसा उसको नाम चूज़ करना पड़ेगा, एक नाम देना। ये फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो वर्ड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक कागज़ का ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा जो है कॉन्ट्रैक्ट का समूह है जिसमें बहुत सारा कागज़ का ज़रूरत पड़ता है, और उसको कौन साइन करेगा, यानी वो सिग्नेचर कौन करेगा उस सब कागज़ पर। तो इसके लिए हम तय करेंगे कि कौन कौन सिग्नेटरीज यानी कौन कौन से आदमी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेंगे। देखिए द प्रोमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द मेंबर्स, यूजुअली द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी जो पहला आदमी डायरेक्टर होगा वही, हु विल साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर द प्रपोज्ड कंपनी। यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्रकार का समझिए डॉक्यूमेंट है, उस पर जो है साइन करने वाला जो व्यक्ति है वो समझ लीजिए कि सबसे पहला जो व्यक्ति होता है फर्स्ट डायरेक्टर होता है, अमूमन वही होता है। तो उसको फिक्सेशन यानी उसको फिक्स करना कि यही आदमी डायरेक्टर बनेगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, यानी प्रोफेशनल, यानी कि आप जानते हैं कि कंपनी जो है, कंपनी का जो में ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होता है, तो वैसे प्रोफेशनल्स को बनाना जो कि मैनेज कर पाएँ। और इसके अलावा भी है अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर्स, ये सब आपको बाद में, बैंकर्स और ऑडिटर्स, ऑडिटर मतलब चेकर ऑफ एन अकाउंट्स, कौन कौन चेक करने वाला होगा, कौन कौन अंडर राइटर होगा, कौन कौन बैंकर होगा, राइट दिस।
तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल के नंबर 6 आइए, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए कागज़ बनाना, ये चीज़ है कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए कागज़ लगेगा, जैसे कि प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक प्रकार का कागज़ है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक कागज़ है। एसोसिएशन का मतलब ही होता है ग्रुप, मतलब ये जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कागज़ का एक बंच है। एंड सबमिट इट टू रजिस्ट्रार, इसको रजिस्ट्रार को सबमिट करना। देन आइए सेकेंड स्टेज आता है, ये प्रमोशन का स्टेज खत्म हो गया, अब हमारा जो है सेकेंड स्टेज चल रहा है, एंड दैट इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन को आप रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से भी समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना, कानूनी रूप से उसको अस्तित्व में लाना। तो है इनकॉर्पोरेशन रेफर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। द वेरियस स्टेप्स अंडर इनकॉर्पोरेशन स्टेजेस आर एज फॉलोज। जो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में जो वेरियस स्टेज है वो ये है, वो क्या है, तो है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसको फाइल करना। तो एक बार लिखा हुआ, वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम फॉर द फॉलोइंग नेम, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड विथ हिम। यानी कि अगर एक बार रजिस्ट्रार ने नेम अप्रूव कर दिया कि हाँ ये नेम ठीक है, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, किसी एग्जिस्टिंग फर्म से या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इंडिकेट नहीं कर रहा है, एक बार वो फाइनल हो गया नाम, इसके बाद जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं 1 to 8। वो क्या है, तो नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार्स लेटर्स अप्रूविंग द नेम ऑफ कंपनी, यानी रजिस्ट्रार ने जो लेटर अप्रूव किया है वो लगेगा। फिर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस पर हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे कि ये वास्तव में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज, यानी डायरेक्टर कौन कौन रहेगा उसका। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, यानी कैपिटल का आपका स्टेटमेंट है कि कितना ऑथोराइज कैपिटल लगेगा, इशूड कैपिटल लगेगा, पूरा डिटेल में रहेगा। द रिटेन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर लोग का रिटेन में कंसेंट रहेगा कि हाँ हम एज ए डायरेक्टर काम करेंगे। फिर है नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा उसका एक नोटिस। देन है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू फॉर्मेशन फॉर द कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड। और ये सब करने के बाद एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ कंपनी से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटी है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको बना लिया गया है, उसको फाइल कर दिया गया है। इसका एक अलग से डिक्लेरेशन भी, साइन डिक्लेरेशन लगेगा। देन आइए, इतना होने के बाद अलॉन्ग विद द अबव डॉक्यूमेंट्स द रिक्वायर्ड फ़ी, यानी जो पैसा जो रिक्वायर्ड फ़ी फॉर द रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी पेड टू द रजिस्ट्रार, यानी रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। इफ़ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव बीन फुलफिल्ड, ही विल रजिस्टर द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर उसको रजिस्ट्रार को पैसा दे दिया गया, रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हाँ आपका कंपनी जो है नाउ रजिस्टर्ड। तो एक कंपनी इज लीगली बॉर्न, यानी कि इसका जन्म कब होता है, ऑन द डेट ऑफ प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो डेट है उसको माना जाएगा कि उस डेट पर उसका जन्म हुआ है। विथ इफेक्ट टू November 1, 2000 द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अलॉट CIN, यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर टू दी कंपनी, यानी उसको एक नंबर भी दिया जाता है कि आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हम लोगों का एक है आधार नंबर, उसी तरह कंपनी का भी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। देन आइए आपको कि सर्टिफिकेट अगर इशू हो गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ए कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट printed on certificate of incorporation, that the certificate of incorporation is an conclusive evidence of the regularity of incorporation of a company, यानी कि उसका एक कंक्लूसिव प्रूफ है, यानी कि पूरा पक्का प्रूफ है कि हाँ आपका कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुआ है या रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स
कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रिलिमिनरी मतलब होता है पहला, और प्रोविजनल मतलब होता है कि जो अनिश्चित यानी कि इसका फिक्स नहीं है उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए इसका हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं। दीज आर साइंड बाय द प्रोमोटर्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। यानी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी शुरुआत में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो प्रोमोटर साइन करता है, और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है ये साइन बाय द कंपनी, उस कंपनी ही साइन करता है, यानी कंपनी का डायरेक्टर। टाइमिंग, दीज आर साइड बिफोर इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन के पहले साइन होता है ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स। और प्रोविजनल जो है प्रोविजनल ये जो है वो दीज आर साइंड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद होता है प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट आइए बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब होता है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट से किसके किसके बीच में बंधन पड़ा है ना। तो दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, प्रोमोटर्स रिमेन्स पर्सनली लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये प्रोमोटर का जिम्मेदारी है कि वो जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो प्रोमोटर का जिम्मेदारी है, और ये प्रोविजनल जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके लिए कंपनी बाइंड होगा, यानी वो कंपनी का जिम्मेदारी आ जाएगा। ठीक है, अब आइए प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी प्रोमोटर इंटर इनटू सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स with third parties on behalf of the company. These are called preliminary contracts or pre-incorporation contracts. These are not legally binding on the company. यानी कि जो शुरुआती जो होता है उसको हम लोग वो preliminary contracts बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN। तो आपको मिलेगा इसमें, देखिए क्या, एवरी इंडिविजुअल intending to be appointed as director of a company shall make an application for allotment of director identification number। यानी जो भी चाहता है कि हम कंपनी का डायरेक्टर बने उसके लिए उसको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि उस एप्लीकेशन में वो अप्लाई करेगा कि हमको DIN दिया जाए टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म along with fees। The central government shall allot a director identification number to an application within 1 month from the receipt of the application. No individual who has already been allotted a director identification number shall apply for this। तो यानी कि जो पहले से DIN ले चुका है उसको आपको DIN नहीं मिलेगा। देन हमारा आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। दिस इज थर्ड स्टेज, यानी कंपनी के बनने की दिशा में ये पहला स्टेज था प्रमोशन, दूसरा था इनकॉर्पोरेशन, थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन नाम से ही स्पष्ट लग रहा है कि इतना फॉर्मेलिटीज़ हो जाने के बाद, इतना डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाने के बाद अब पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसे हम लोग पब्लिक से ही लेना है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट मेंबर लोग जो है वो देंगे, तो इसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके लिए भी कुछ इजाज़त लेना पड़ता है, वो सारा इसमें हम लोग देखते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में। हाँ, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस। यानी प्राइवेट कंपनी तो तुरंत शुरू कर सकता है, बट पब्लिक कंपनी हैज़ टू गो थ्रू वन मोर स्टेज। यानी पब्लिक कंपनी को और एक स्टेज से गुजरना पड़ता है शुरू करने के पहले, बिजनेस शुरू करने के पहले। प्राइवेट कंपनी अभी शुरू हो जाएगा, लेकिन अब पब्लिक कंपनी को एक स्टेज और लगेगा, ये है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। तो ए पब्लिक कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग ए प्रॉस्पेक्टस एंड अंडरगोइंग द फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज। यानी इसको फिर से इतना पब्लिक कंपनी को इतना फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पब्लिक कंपनी को ये सब करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि पब्लिक कंपनी इज डीलिंग विथ पब्लिक मनी, यानी पब्लिक से पैसा लेता है, इसलिए पब्लिक का पैसा जो है ये डूबे नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए इसको एक स्टेज और दिया गया है कि ये सारा स्टेजेस आपको करना पड़ेगा। पहला देखिए क्या है, सेबी अप्रूवल। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कंपनी और पैसे ये सब चीज़ जो हर्षद मेहता का जो भी केस हुआ 1992 में जो स्कैम हुआ था, उसके बाद से ये वजूद में आया कि ये सब चीज़ देखिए फाइनेंशियली सारा कंपनी जो है कोई पब्लिक का पैसा लेके भागे नहीं। तो सेबी इज ए रेगुलेटरी बॉडी विच कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स।
The public limited company must submit all relevant information with SEBI and gets its approval before issuing securities in capital market. Securities in capital market यानी अगर पैसा उस पब्लिक से लेना चाहता है शेयर के थ्रू, तो उसको सेबी से इजाज़त लेना पड़ेगा, सेबी अप्रूव करेगा तभी कर पाएगी। नंबर सेकंड आइए, फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस ऑन स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यानी एक प्रॉस्पेक्टस का भी ज़रूरत पड़ेगा, यानी पैसा रेज करने के लिए एक प्रॉस्पेक्टस का कहने का मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि कंपनी का आइडिया, कंपनी का इवोल्यूशन, कंपनी का आइडिया, ये सब उसमें लिखा रहता है। एक प्रकार समझिए कि एक प्रकार का उसका एडवर्टीजमेंट है, शुरुआती एडवर्टीजमेंट। ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर प्रॉस्पेक्टस एंड इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू बाई इट्स शेयर्स। इफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल is confident of getting fund privately, it issues a statement in lieu of prospectus, यानी कि जब पब्लिक लिमिटेड को लगता है कि हाँ वो पैसा उसको मिल जाएगा तुरंत, कॉन्फिडेंट है, देन इसको एक प्रॉस्पेक्टस के बदले में एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। बट द कंपनी हैज़ टू फाइल ए कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार, और इसको जो है रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा, इसको प्रॉस्पेक्टस को। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, यानी कंपनी का जो है बैंकर कौन होगा, कंपनी का शेयर का ब्रोकर कौन होगा, कंपनी का अंडरराइटर कौन होगा, ये तीनों सब टेक्निकल टर्म हैं। ये सब जब आप लोग हायर स्टडीज़ कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये सब का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो बैंकर्स आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू रिसीव द एप्लीकेशन मनी, यानी कि कौन से बैंक में पैसा जमा होगा, ये डिसाइडेड बाय कंपनी। इन केस ऑफ द कंपनी इज नॉट श्योर अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स बाय पब्लिक, इट में अपॉइंट अंडर राइटर्स, और अगर कंपनी को लग रहा है कि अगर पब्लिक से उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिल पाएगा तो अंडर राइटर को नियुक्त कर सकता है। और अंडर राइटर वैसे होता है जो कि कंपनी को पैसा पहले दे देता है और बाद में जो है पब्लिक से वो पैसा लेता है, तो वो अंडर राइटर हो गया, ठीक है। और ब्रोकर तो आप जानते ही हैं, ब्रोकर का मतलब होता है कि जो पब्लिक और कंपनी के बीच का आदमी होगा और वो शेयर बेचने में मदद करेगा। नंबर 4 आइए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मान लीजिए कि आपके कंपनी का जो है 1 करोड़ रुपया है, मान लीजिए कि कंपनी पब्लिक से लेना चाहता है शुरुआती 1 करोड़ रुपया, तो इसका 90% यानी 90 लाख रुपया कम से कम आना चाहिए पब्लिक से, तभी जाके वो बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, शुरू कर सकेगा। एंड दैट अमाउंट इज नोन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑलवेज पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 90% है। देन है परमिशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज वो ऐसा जगह है जहाँ पर पब्लिक कंपनी अपना शेयर बेचती है। तो कंपनी हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू एटलीस्ट 1 स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच इट्स शेयर कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड, यानी कि उसको स्टॉक एक्सचेंज से भी अनुमति लेना पड़ेगा या वहाँ पर भी अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि पब्लिक वहाँ से शेयर खरीद सके और बेच सके उस स्टेज पे। तो ये स्टॉक एक्सचेंज कम से कम ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज। देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है ये। आफ्टर रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करने के बाद अगर 90% उसको पैसा मिल जाता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी 1 करोड़ रुपया चाहता था कंपनी और मिनिमम 90, मान लो 95 लाख मिल गया, तो उसको 90% से ज़्यादा मिल गया, तो वो क्या बोलता है, आफ्टर रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन द कंपनी इशू द अलॉटमेंट लेटर्स टू अलॉटीज, यानी कि जो शेयर जिससे आपने लिया है पैसा, जिस पब्लिक से लिया है, उसको आपने लेटर ऑफ अलॉटमेंट देंगे कि हाँ आपको शेयर अलॉट कर दिया गया है। इस फाइल विथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट, यानी और इसको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को भी देना पड़ेगा। चलिए इतना हो गया। देन आइए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि हमारा कंपनी के मामले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है नंबर 1 एंड नंबर 2, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको शॉर्ट में हम लोग MOA बोलते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको शॉर्ट में AOA बोलते हैं। और नंबर 3 लिखा हुआ है प्रॉस्पेक्टस, एंड देन है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस।
तो इसको अब हम लोग आने वाले वीडियो में इसको चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।